टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज। इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, कोरोना का कहर यूं तो पूरी दुनिया में देखने के लिए मिला और अपने मुल्क की बात करें तो इसका असर कहीं ज्यादा कहीं कम देखा गया। वहीं महाराष्ट्र ऐसा राज्य रहा जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा नजर आए। हाल ही में हुए एक सर्वे में देखा गया कि पोल्यूशन भी वहां एक फैक्टर है जिसकी वजह से कोविड के मामले बढ़े। तो आज चलती रहेगी जिंदगी में बात होगी कोविड की और साथ ही बात करेंगे सुरों की, जो इस मुश्किल वक्त में सुकून का एहसास देगा। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़े आज खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सिंगर मोहम्मद वकील, डॉक्टर तमोरिश कोल, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर कोल, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिल्ली में हर दूसरे शख्स को कोरोना हो चुका है और वो उससे ठीक भी हो चुका है। तो क्या हम ये माने कि दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? देखिए, ये जो सेरो प्रीवैलेंस स्टडी जो किया गया है, ये कुछ पॉपुलेशंस के कुछ परसेंटेज में किया जाता है और इनका जो आंकड़ा है उसको सारे पॉपुलेशन बताया जाता है। तो दिल्ली में रियलिस्टिकली कितना लोगों को कोरोना हो गया, और कोरोना का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि बहुत लोग एसिम्प्टोमेटिक फेज में ये कोरोना को पार कर जाता है, उनको समझ में भी नहीं आता जाता है। तो आज के डेट में इस सर्वे के हिसाब से हमको क्या समझना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको 3 चीज समझना चाहिए कि हमको अभी भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का जरूरत है, और दूसरा जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, जो अभी हेल्थ केयर वर्कर्स पे चल रहा है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स पे चलेंगे, उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पे चलेंगे जिनका कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, इन पे चलेंगे, इनको लेना है। तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों को इम्यूनिटी आ गया है, बट हमारा एक दूसरा स्टडी भी निकला है कि कोविड इम्यूनिटी 6 महीने के बाद रहता है कि नहीं रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आप देखिए होंगे कि नया स्ट्रेन्स आ रहा है कि इसके मुताबिक फ्यूचर में ये भी स्थिति आ सकता है कि अभी जो इम्यूनिटी है, अभी जो वैक्सीनेशन है, उसमें कुछ बदलाव भी लाना पड़ सकता है। तो आम नागरिकों को ये समझना चाहिए कि अभी भी वो स्थिति नहीं आई कि हम कोरोना मुक्त हो गए हैं। जी डॉक्टर, तो ये मानकर चलें कि हर्ड इम्यूनिटी के स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ता है वो वैक्सीन के थ्रू ही जाता है। देखिए, हार्ड इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कॉन्सेप्ट है और वैक्सीनेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है हार्ड इम्यूनिटी के लिए। इसीलिए वैक्सीनेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड के साथ हमारा गवर्नमेंट ने लिया है। आपने देखा है कि कल हमारा बजट पेश हुआ है और उसमें बहुत ही एक बड़ा हिस्सा जो है वैक्सीन देने के लिए रखा गया है। तो हमारे जैसे देश में वैक्सीन देना और उसको लास्ट माइल तक पहुंचना, दूर दूर गांव में पहुंचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। तरन्नुम, हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मोहम्मद वकील, तो बिल्कुल क्यों नहीं कोरोना की बात करते करते जो गाना इन्होंने कंपोज किया है इस दौरान, क्यों नहीं उससे शुरुआत करें? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया होगा। तू हाथ बढ़ा साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। तू हाथ बढ़ा साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। हर एक लड़ाई जीती है, इस बार भी हम ही जीतेंगे। तू हाथ बढ़ा साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। तू हाथ बढ़ा
कुछ पल तो इसने रोक दिया। हम ठहरे हैं, हारे तो नहीं। जिस रात की कोई सुबह नहीं, ऐसे भी अंधियारे तो नहीं। अंधियारे कितने भी घने हो, कब तक सूरज को रोकेंगे। हर एक लड़ाई जीती है, इस बार भी हम ही जीतेंगे। तू हाथ बढ़ा आ साथ मेरे, हम मिलकर इसको रोकेंगे। तू हाथ बढ़ा। मोहम्मद वकील, हमने देखा ये गाना जो आपने लॉकडाउन में तैयार किया, इसमें बहुत सारे अलग अलग सिंगर्स हैं। क्योंकि ये गाना आप लोगों ने लॉकडाउन में तैयार किया, तो इसके लिए कितनी मेहनत की, कैसे आप लोगों ने वीडियो सारे सिंगर्स के अरेंज किए। हालांकि ये गाना लॉकडाउन में आपने जैसा हमें पहले बताया था कि आपने तैयार कर लिया था, लेकिन इसको रिलीज होने में दिसंबर लग गया, तो क्यों इतना टाइम लग गया? इस गाने के पीछे की जो कहानी है वो क्या है? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू के जितने भी सुनने वाले हैं सबको मेरा आदाब नमस्कार। बड़ी खुशी हो रही है आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है, और ये गाना वाकई दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि जब कोरोना ज़िंदगी में आया तो उसने तमाम चीज़ों को बदल दिया। तो मंदाकिनी जी ने सोचा कि ऐसा कुछ गाना करते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले। इस गाने के ज़रिए लोग वाकई पहुँच चीज़ से कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। तो ये चीज़ हमने कोशिश की, और ये गाना बहुत खूबसूरत गया। उदित नारायण साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने हमारे साथ गाया है। और इस गाने में ये था कि जब लॉकडाउन था तो धीरे धीरे करके चीज़ें जब थोड़ी सी अनलॉक हो रही थी, तब हमने इसको रिकॉर्ड किया और हर सिंगर से कहा कि भाई आप अपने फ़िलहाल जो मोबाइल का कैमरा उससे रिकॉर्ड करके भेजिए। और हमारे ऋषिकेश सोनी साहब ने इसको बड़ा अच्छा अरेंज किया है, और शिका माइक ने बड़ा अच्छा कंपोज किया है। सभी लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और ये पहले ऑडियो बना। वीडियो में थोड़ा देर इसलिए हो गई क्योंकि उदित नारायण जी मसरूफ़ थे, तो उनका वीडियो हमें थोड़ा देर से मिला, लेकिन फिर भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने हमारे इस अच्छे नेक काम में साथ दिया। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी कोरोना ने गया नहीं है, तो मैं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। हौसला रखें, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है, इसलिए मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। जी, वैसे इस कोरोना के दौर में आपने बहुत ही अच्छा है गाना कंपोज किया, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी आपके प्लान्स थे जो पिछले साल एग्जीक्यूट करना था आपको, और कोरोना की वजह से वो प्लानिंग जो थी उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ा? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैं एक फनकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अल्लाह की मेहरबानी से, ईश्वर की मेहरबानी से कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी अलग अलग कंट्रीज़ में होता हूँ, गाता रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है। मेरा यूएस का था, यूके का था टूर, उसके अलावा मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे करने थे, वो सब के सब नहीं हुए इस कोरोना की वजह से। लेकिन क्योंकि जब कोरोना की वजह से सब कुछ ठप हो गया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चेंज ये पाया कि जहाँ मैं अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था, तो उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ ही था। अच्छी बात ये, मैं किसी और शहर नहीं था, कहीं किसी और कंट्री नहीं था, वहाँ मुझे परेशानी होती, अपनी फैमिली के साथ था मैं, और मैंने वक्त गुजारा। साथ में मैंने कोशिश की कि जहाँ मैं रियाज़ आधा पौना घंटा करता था, वहाँ मैंने 1.5-2 घंटा रियाज़ करना शुरू किया, अच्छा संगीत किया, अच्छा संगीत सुना, एक्सरसाइज की, नमाज पढ़ी, और अच्छी चीज़ें की, ताकि वो वक्त गुजर जाए, और ऊपर वाले की मेहरबानी से काफ़ी वक्त गुजर चुका है। जी मोहम्मद वकील, आप हमारे साथ हैं और इतने अच्छे आप सिंगर हैं, गज़ल सिंगर, और राजस्थान से हैं, तो क्यों ना आपकी आवाज़ में कोई राजस्थानी फोक हो जाए? जी।
केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश ओ पधारो भारत देश पधारो हमारे देश केसरिया बालम आओ नी। तरन्नुम अभी मोहम्मद वकील से अपना संपर्क टूट गया है, तो इसी बीच डॉक्टर कोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत को हम जारी रखते हैं। डॉक्टर कोल, अभी जैसे नए नए वेरिएंट्स की बात हो रही थी और पूरी दुनिया में इसको लेकर तहलका मचा हुआ है, वो क्या एक फैक्टर है जिसकी वजह से धीरे धीरे वैक्सीन के पहले के दौर में भी हमने देखा कि इंडिया में इसकी जो मुतासरीन थे, इससे इन्फेक्टेड लोग थे, उनमें धीरे धीरे कमी आती गई, जबकि यूरोप के कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां दोबारा क्या कहें, तीसरी चौथी बार लॉकडाउन में जाना पड़ा। करेक्ट। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कहे और ये एक गर्व का विषय है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमने जो अप्रोच लिए थे, जो हमारे सरकार का अप्रोच लिए थे, ये अप्रोच था होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। मतलब सारे जो हमारा जितना भी राज्य है, जो केंद्र शासित क्षेत्र है, सबका जो गाइडलाइंस और सबका जो प्रयास वो एक ही तरह हमने चले, एंड उसके साथ हमारे जो सोसाइटी है, जो आम नागरिक है, वो हमारे साथ दिए। इसीलिए हमने जो लॉकडाउन के टाइम हमने जितना भी डिसिप्लिन से हमने किए हैं ये लॉकडाउन का पालन, और उस टाइम जो क्लिनिकल गाइडलाइंस निकलते हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज निकलते रहा, उसी के नतीजा है कि आज के डेट में, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे देश 97% रिकवरी रेट पे है और 1.44% फैटेलिटी रेट पे है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस है, हेल्थ केयर परफॉर्मेंस, और जो लोएस्ट फैटेलिटी रेट और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट हमारे देश में है आज के डेट में। उसके साथ साथ हमारे देश का वैक्सीनेशन रेट आज के डेट में वर्ल्ड का फास्टेस्ट है, और यही सब कारण है जिसके लिए हमारे देश आज बहुत देशों से अच्छा कर रहा है। बट मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कि कल से हम सब ये सब छोड़ देंगे और हम सब कोरोना से निकल गए। हमको इसी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, इसी पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ना है और इसी वैक्सीनेशन रेट को जारी रखना है। तभी हम एक दिन देख पाएंगे जिसमें हमारा कोरोना का थ्रेट हमारे देश में और बहुत सारा देश जो दुनिया का है उसमें नहीं रहेंगे। जी डॉक्टर कोल, मेरा सवाल वैक्सीन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और उसके बाद उसे कोविड हो जाता है, तो क्या वो दूसरी डोज लगवाएगा वैक्सीन की? देखिए, एक्टिव कोविड के टाइम वैक्सीनेशन एडवाइस्ड नहीं है। तो किसी का अगर कोविड हो जाए तो कोविड का बाद उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी रहता है, तो अगर कोविड के बाद उसको वैक्सीनेशन लेना है तो फिर नया से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के एक्टिव कोविड के टाइम वैक्सीनेशन एडवाइस नहीं है। लेकिन कितने चांसेस है कि किसी ने वैक्सीन लगवाई और पहली डोज के बाद उसे कोरोना हो जाए? चांसेस कितने होते हैं इसके? देखिए, अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन है, खास करके जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका डेटा हमारे पास है। उसमें 70% इफिकेसी दोहराया जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट डोज के बाद ही उसका असर पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 70% हमको प्रोटेक्शन मिल सकता है। बट ये सब स्टैटिस्टिकल फिगर है, जो एक आदमी एक तरीका से रिएक्ट करता है और उनका जो एक्सपोजर लिमिट्स भी डिफरेंट होता है। तो इसको हम केस बाय केस बेसिस पे कंसीडरेशन करेंगे और जो नॉर्मल जो रेस्ट्रिक्शंस अभी है उनका पालन करेंगे। डॉक्टर कोल, ये हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में
पहले फेज में जब सबसे पहला पेशेंट भी केरल में मिला था और उसके बाद बहुत सक्सेसफुली उसको कंटेन कर लिया गया, और जबकि दूसरे जो दीगर स्टेट्स हैं हमारे उनमें उसकी तादाद बढ़ती रही, लेकिन जब बाकी जगह कम हो रही थी, केसेस कम हो रहे थे, उसमें अचानक केरल में एक बार फिर से हमने देखा कि वो स्पाइक ऊपर की तरफ गया। ये इसकी क्या वजह रही होगी? मतलब क्या लोगों में अवेयरनेस की कमी हो गई या फिर कोई और इसकी वजह निकल के सामने आई? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ बहुत अच्छी थी और लिटरेसी भी वहाँ ज़्यादा है, लोग इसको लेकर अवेयर भी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में नवंबर दिसंबर में वो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी वहाँ पर। सही चीज़ बताया आपने। देखिए, इसके लिए कई कारण है। फर्स्ट ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक है, दैट मीन्स दुनिया के सारे कोने में ये बीमारी फैल चुका है और हमारा जो ट्रैवल्स धीरे धीरे अनलॉकिंग होते गए तो हमारा ट्रैवल इंक्रीज होते रहे। दूसरा चीज़ ये है कि ऐसे भी हुआ है कि कभी कभी हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और ये कुछ हमारा छूट जाता है और उस टाइम केसेस बढ़ जाते हैं। बट खुशी का बात यह है कि आज पूरे देश में हमारा रिकवरी रेट्स जो है वो एक ही बराबर है, केसेस कम होते जा रहा है। और ये जो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव का बात कर रहे हैं वो दुनिया के सभी जगह में आया है। आज की डेट में आप अमेरिका देखिए, अभी भी एक वेव की तरह वो चल रहा है और पूरे देश, अमेरिका का बात कर रहा हूँ, लगे हुए हैं कि कैसे केसेस को कम किया जाए। हम आज के डेट में उस स्थिति से आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल। तरन्नुम, तो मोहम्मद वकील एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद वकील, आपसे संपर्क टूट गया था बीच में, तो बातचीत का सिलसिला भी रुक गया था आपसे। आपने बताया जो ये कोरोना का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, इसमें और भी आपने रियाज किया, अपनी आवाज़ को और भी निखारा। तो जब आपने ये म्यूजिक की जर्नी शुरू की थी तो कौन सा ऐसा सिंगर था, कौन सा ऐसा वोकलिस्ट था जिससे आप ज़्यादा इम्प्रेस थे और जिसको देखकर आप इंस्पायर्ड हुए कि मुझको गायकी में जाना है? सर, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो एक ऐसी जगह है जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है। और जो मेरे नाना जी थे स्वर्गीय उस्ताद अफजल हुसैन साहब जयपुर वाले, और मेरे दादाजी स्वर्गीय मोहम्मद इस्माइल साहब जयपुर वाले बहुत बड़े फनकार थे और उनके फ़न की खुशबू आज भी है। लेकिन मुझे मौसीकी की तालीम मिली और मिल रही है उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब, जो कि बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने संगीत ही देखा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे संगीत विरासत में मिला है। लेकिन विरासत में मिलना सब कुछ नहीं होता, वो एक और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको उस विरासत को संभाल कर रखना है, इसलिए रियाज ज़्यादा करना है। वो हम बस उस विरासत से जुड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि रोज़ाना रियाज करें और अच्छा संगीत लोगों को सुना सकें। जी अभय जी, क्या ख्याल है? जब हम पहले इनसे बात कर रहे थे तो इनसे हमारा कनेक्शन टूट गया था और हम जो राजस्थानी फोक सुन रहे थे वो नहीं सुन पाए थे, तो मुझे लगता है कि हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए और कोई गजल सुन लेनी चाहिए जल्दी से। जी बिल्कुल, बिना वक्त गवाए। मेरी ये गजल आई है, बिल्कुल अभी रिलीज हुई है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। शैदा आराई साहब ने लिखी है इसको। मतलब दिल की जानिब दीवार मत रखना, दिल की जानिब दीवार मत रखना, इससे बेहतर है प्यार मत रखना, दिल की जानिब दीवार मत रखना। शेर सुनिएगा। रूबरू के बात करना तुम, रूबरू के बात करना तुम, पीठ पीछे कटार मत रखना, इससे बेहतर है प्यार मत रखना, दिल की जानिब
दीवार बंद रखना। वाह क्या बात है, क्या वाह, बोल हैं, बहुत ही बहुत दिल तक सीधा असर करने वाले। तो Thank you, sir. तरुण Thank you क्यों so नहीं much. इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए, और बातचीत तो चली रही, कुछ और फरमाइश आपके जहन में कुछ हो तो आप कहें। बिल्कुल, एक आपका गाना था ये कसक दिल की दिल में ही रहने दो, कुछ ऐसा एक गाना था, वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। मैं जरूर सुनाता हूँ। और उसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि आप उसे वो कव्वाली जो थी हम लोगों ने गाई थी वीर ज़ारा में, वो भी सुनिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई। एक मैं एक तुम एक दीवार थी, एक मैं एक तुम एक दीवार थी, जिंदगी आधी आधी भट्टी रह गई, जिंदगी आधी आधी भट्टी रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई, चुभी रह गई, चुभी रह गई। जी बहुत खूब। अब साथ ही साथ वीर ज़ारा में जो आपने गाया है वो भी हमें सुना दीजिए। जी जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ाया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ाया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा 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 दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में से मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वाह बहुत खूब, बहुत बहुत जी, बहुत Thank you so खूब, बहुत much. बहुत शुक्रिया आपका। अभय जी वक्त थोड़ा सा कम है जी, हमारे बिल्कुल। पास, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब डॉक्टर कोल से ले लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन वहां पर इस वक्त ज्यादा है और जिसकी वजह से कोविड के केसेस भी बढ़े हैं। तो क्या पॉल्यूशन का असर होता है कोविड पर और कितना होता है? देखिए पॉल्यूशन और जो वेदर का एक ये होता है, हमने ये चीज़ देखा है कि कोई भी वायरल डिजीज़ जो है, जो वायरल पार्टिकल्स है वो पॉल्यूशंस जब बढ़ते हैं उसमें सस्पेंडेड रहता है, और जैसे ही सस्पेंडेड रहते हैं तो उसके उसी टाइम ये जो वायरल डिजीज़ है उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से देखते हुए कोविड के टाइम भी
पॉल्यूशन का असर कुछ हद तक तो पड़ा हुआ है, कितना हुआ है, कहाँ तक हुआ है और इसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन क्या है, इसके जो डेफिनेट डेटा हमारे पास नहीं है। की वजह से डॉक्टर कोल, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, वक्त की कमी की वजह से, यानी कि पोल्यूशन का कहीं ना कहीं कोविड पर असर होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वकील साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।